नेपाल में पहाड़ों पर जब आसमान बरसता है, जब हिमालय की बर्फ टूटती है, जब अचानक किसी पहाड़ी नदी में पानी का सैलाब उतरता है, तो उसका असर सिर्फ नेपाल की घाटियों तक सीमित नहीं रहता। कुछ ही घंटे बाद वही पानी बिहार के मैदानी इलाकों के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। और यही वजह है कि नेपाल में आई जल त्रासदी को बिहार के 7 जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लेकिन सवाल है, नेपाल का पानी बिहार के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बन जाता है? आखिर नेपाल में गिरने वाला पानी बिहार तक पहुंचता कैसे है? और क्यों हर बार नेपाल में भारी बारिश या पहाड़ों में अचानक आई आपदा की खबर बिहार के लिए चिंता बढ़ा देती क्यों है? आज की इस कहानी में हम समझेंगे नेपाल से बिहार तक बाढ़ के पानी का पूरा सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट तो कहानी क्या है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए बिहार और नेपाल का भूगोल। नेपाल का बड़ा हिस्सा हिमालय और पहाड़ी इलाकों में बसा है। दूसरी तरफ नेपाल से सटे बिहार का उत्तरी हिस्सा काफी हद तक मैदानी क्षेत्र है, यानी एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ नीचे फैला हुआ मैदान। अब सवाल है कि प्रकृति का नियम बिल्कुल सीधा है, पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहता है। इसलिए नेपाल के पहाड़ों पर जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, बर्फ तेजी से पिघलती है या किसी कारण से अचानक पानी का बड़ा भंडार टूटता है, तो पानी को नीचे की तरफ रास्ता चाहिए, और ये रास्ता अक्सर नदियां बनाती हैं। नेपाल की नदियां पहाड़ों से उतरती हैं, घाटियों से गुजरती हैं और फिर भारत में प्रवेश करती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है गंडक। नेपाल में जिस नदी को नारायणी कहा जाता है, बिहार में प्रवेश करने के बाद वही नदी गंडक के नाम से जानी जाती है। और बिहार में इसका प्रवेश द्वार है वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण। यहीं स्थित है गंडक बैराज। इस बैराज में पानी को नियंत्रित करने के लिए 36 गेट बनाए गए हैं। नेपाल से आने वाले पानी के दबाव को देखते हुए इन गेटों को खोलकर पानी को नियंत्रित तरीके से आगे छोड़ा जाता है। मौजूदा हालात में नेपाल की तरफ से पानी का दबाव बढ़ने के बाद गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, गेट खोलने का मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब है कि पानी के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि बैराज पर अत्यधिक दबाव ना बने और पानी को आगे के नदी तंत्र में छोड़ा जा सके। अब कल्पना कीजिए, नेपाल से आने वाला पानी वाल्मीकि नगर पहुंचा। यहाँ से गंडक नदी बिहार के मैदान में उतरती है और इसके बाद शुरू होती है पानी की करीब 300 किलोमीटर लंबी यात्रा। बगहा से आगे बढ़ते हुए गंडक बिहार के कई जिलों को प्रभावित करती है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली, यानी 7 जिले। नेपाल में नदी का जलस्तर बढ़ने का असर एक सीमावर्ती जिले तक सीमित नहीं रहता। पानी नदी के साथ साथ नीचे की ओर बढ़ता है और रास्ते में आने वाले तटवर्ती इलाकों के लिए खतरा पैदा करता रहता है। लेकिन गंडक की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। करीब 300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये नदी सारण जिले के सोनपुर के पास हरिहर क्षेत्र में गंगा नदी से मिल जाती है। यानी अगर गंडक में पानी का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उसका असर आगे गंगा के जल स्तर पर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि नेपाल में पानी बढ़ने की खबर को बिहार में इतनी गंभीरता से लिया जाता है। अब आते हैं इस बार की घटना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। शुरुआती आकलन के मुताबिक बुधवार की सुबह तिब्बत क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद तिब्बत नेपाल सीमा के इलाके में
हिमस्खलन और बर्फ के बड़े हिस्से के टूटने की घटना सामने आई। बताया गया कि करीब 17,000 फीट की ऊंचाई से बर्फ का एक विशाल हिस्सा नीचे गिरा। इससे वहां एक बड़ा गड्ढा बना और इसी गड्ढे में पानी जमा होने लगा। धीरे धीरे यहाँ एक अस्थायी झील जैसी स्थिति बन गई। अब पहाड़ों की ऐसी परिस्थितियों को एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी पहाड़ी इलाके में अचानक एक बड़ा बांध जैसा प्राकृतिक अवरोध बन जाए और उसके पीछे पानी जमा होने लगे। जितना ज्यादा पानी जमा होगा उतना ही दबाव बढ़ेगा। अगर ये प्राकृतिक अवरोध टूट जाए तो पानी धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेज गति से नीचे की ओर भाग सकता है और अपने साथ बर्फ, पत्थर और मलबा भी बहा ले जाता है। यही अचानक आया पानी नेपाल की नदियों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा कर देती है। इस सैलाब का पानी पहले नेपाल की भोटे, कोशी और लेंदे नदी की धाराओं में पहुंचा। भोटे कोशी आगे जाकर त्रिशूली नदी से मिलती है और त्रिशूली जब नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आती है तो आगे यही नदी नारायणी से जुड़ता है और नारायणी बिहार में आते ही बन जाती है गंडक नदी। यानी अगर इस पूरी यात्रा को एक लाइन में समझें तो तस्वीर कुछ ऐसी है। हिमालय के ऊंचे इलाके, नेपाल की पहाड़ी नदियां, त्रिशूली और नारायणी नदी का पूरा तंत्र, वाल्मीकि नगर, गंडक बैराज, बिहार के मैदानी इलाके और आखिर में गंगा नदी। यही है नेपाल से बिहार तक पानी के पहुंचने का प्राकृतिक रास्ता। लेकिन बिहार के लिए खतरा सिर्फ गंडक तक सीमित नहीं है। गंडक के समानांतर बहने वाली बूढ़ी गंडक और बागमती जैसी नदियों में भी पानी का दबाव बढ़ जाता है और जब एक ही समय में कई नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो मैदानी इलाकों में बाढ़ की स्थिति ज्यादा मुश्किल हो जाती है। यही वजह है कि प्रशासन सिर्फ नदी के मौजूदा जलस्तर को नहीं देख रहा बल्कि अगले कुछ दिनों, घंटों में आने वाले पानी को भी ध्यान में रख रहा है। गुरुवार को गंडक बैराज में पानी का स्तर फिर बढ़ गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने वाल्मीकि नगर गंडक बैराज क्षेत्र का हवाई सर्वे किया। बाढ़ के संभावित खतरों को देखते हुए सुरक्षा और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की गई, क्योंकि पहाड़ों में हुई बारिश या अचानक आई बाढ़ का असर मैदानी इलाके में तुरंत नहीं बल्कि कुछ घंटे, दिन के बाद दिखाई देता है। उदाहरण के लिए देवघाट, नेपाल से गंडक बैराज तक पानी पहुंचने में करीब 4 घंटे का समय लग सकता है। इसलिए नदी में अभी पानी कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर ऊपर की तरफ बारिश शुरू हो गई तो कुछ ही घंटे बाद स्थिति फिर बदल सकती है। यही कारण है कि नदी के किनारे बसे लोगों के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। तटवर्ती इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी है। बचाव और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की जा रही है। तो नेपाल में जब बारिश होती है, जब हिमालय में बर्फ टूटती है, जब पहाड़ों में पानी का कोई प्राकृतिक रास्ता अचानक बदलता है तो उसकी आवाज सिर्फ नेपाल की घाटियों में नहीं सुनाई देती, उसका असर बिहार के मैदानी इलाकों तक पहुंचता है। नेपाल के पहाड़ों से निकला पानी नदियों के रास्ते नीचे आता है, वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करता है, गंडक बनकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करता है और आखिरकार गंगा नदी में समा जाता है। इसलिए नेपाल की जल त्रासदी को समझना दरअसल बिहार के बाढ़ के खतरे को समझना है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि नेपाल में पानी बढ़ गया है। असल कहानी यह है कि हिमालय की ऊंचाई से निकली पानी की एक बूंद जब नीचे उतरती है तो उसके साथ पहाड़ों का पूरा दबाव, पूरी गति और पूरा भूगोल चलता है। और यही वजह है कि नेपाल में बढ़ता पानी बिहार के लिए सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि अगले कुछ दिनों की संभावित चुनौती का संकेत होती है।
तो हमने आपको आसान भाषा में ये समझाने की कोशिश की कि नेपाल में आया बाढ़, नेपाल में तेज बारिश किस तरह से बिहार में असर छोड़ती है और बिहार में बाढ़ की स्थिति बनती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे, और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।